हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियोस में हमने रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए एक्सपेक्टेशन को स्टडी किया था और उसमें मैंने बताया था आपको कि एक्सपेक्टेशन की हेल्प से हम कैसे मीन या वेरिएंस निकाल सकते हैं। सारे रिलेटेड फॉर्मूले भी मैंने उससे वहाँ पर बताए थे। उन्हीं सब का यूज़ करते हुए आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। ये होता है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है वो हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होने हैं, है ना। डिस्क्रीट कब यूज होता है, कॉन्टिन्यूस कब यूज होता है, सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। रैंडम वेरिएबल आपने पढ़े हैं दो टाइप के, एक होता है आपका डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टिन्यूस। तो डिस्क्रीट के केस में आपके सिलेबस में दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए, और एक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंडर में आता है। तो ये तीन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है। तो आज इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। इनमें से एक 10 मार्क का क्वेश्चन आना है और इसमें से भी एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर नाम से जाए हम इसके, तो इसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये बाइनोमियल जो थ्योरम आपने इंटर में पढ़ी है उससे रिलेट करेगा। और किस तरीके से करेगा, चलिए इसका एक डेफिनेशन लेते हैं पहले, फिर इसके कुछ डेरिवेशंस हम करेंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बाइनोमियल के केस में होती है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली कह दीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिफाइन करने के लिए पहले कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं जिनका यूज करेंगे। लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ठीक है, जब ट्रायल्स जो होते हैं हमारे ज़्यादा संख्या में होते हैं तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है। लेट देयर बी एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स इन एन एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें टोटल एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स करने हैं। लेट ए रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स। ठीक है, जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ सक्सेसेस को इन एन ट्रायल्स में। अगर यहाँ पर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी को p माना जाए, लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सक्सेसेस, तो फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो q हो जाएगी हमारी। ठीक है, किसी सिंगल ट्रायल में। और ये आप जानती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1, p प्लस q, ये हमेशा इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने वाले हैं। लेट द ट्रायल्स बी इंडिपेंडेंट एंड p बी कॉन्स्टेंट फॉर एवरी ट्रायल। ये सभी ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है और p कॉन्स्टेंट है जो कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। अब हमने माना यहाँ पर कि जो r सक्सेसिस है, n ट्रायल्स होने हैं, हमने कंसीडर किया कि r सक्सेसिस हमें मिले, है ना। तो जो r सक्सेसिस है n ट्रायल में से वो कितने तरीके से हम, कितने वेज है जिसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं। R successes can be obtained in n trials with NCR ways। सिंपल सी बात है, n ट्रायल में से R सक्सेसेस को सेलेक्ट करने के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको जाना होगा, NCR वेज टोटल हमारे होंगे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेसेस इन n ट्रायल्स। अब हम इन R सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे इन n ट्रायल्स में, जिसको हम यहाँ पर सिंपली डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी R, या सिंपली आप ऐसा भी बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो कि नंबर ऑफ वेज यहाँ पर सक्सेसेस के है NCR, तो NCR की तो प्रोडक्ट हो जाएगी स्टार्टिंग में ही। और प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, R सक्सेसेस है, टोटल n ट्रायल्स है ना। तो हमने मान लिया कि सक्सेसेस को हम S से डिनोट करते हैं, सक्सेसेस सक्सेसेस सक्सेसेस, ये हमारा जाएगा R नंबर में, R टाइम्स, क्योंकि हमने R सक्सेसेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिर आ जाएगा हमारा फेलियर, फेलियर के लिए हमने F यूज़ किया, तो फेलियर फेलियर फेलियर
तो ये जो फेलियर है ये हमारे हो जाएंगे टोटल, क्योंकि आर तो सक्सेसेस हो गई, एन में से आर सक्सेसेस होने के बाद टोटल हमारे बचेंगे एन माइनस आर, तो वो फेलियर हो जाएंगे एन माइनस आर टाइम्स। ठीक है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। और अगर इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ये एन सी आर तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिस। कितने टाइम होगा? आर टाइम, ये हमारा होगा आर टाइम। फिर हमारा चलेगा इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और ये टोटल हो जाएंगे हमारे एन माइनस आर टाइम, एन माइनस आर टाइम। अगर हम सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी हमने ऊपर माना है, सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी को हम पी से डिनोट करते हैं और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एन सी आर पी इंटू डॉट डॉट पी। ये कितनी बार आपको प्रोडक्ट करनी है? आर टाइम। और क्योंकि फेलियर की प्रोबेबिलिटी को हमने क्यू माना है तो क्यू इंटू क्यू ये हो जाएगा हमारा एन माइनस आर टाइम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पावर में कन्वर्ट होगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एन सी आर पी की पावर आर हो जाएगी टोटल, क्योंकि प्रोडक्ट है, और क्यू की पावर हो जाएगी हमारी एन माइनस आर। तो ये हमने जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन की है, पी आर जिसको हम सिंपली कहते हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, जो कि नंबर ऑफ सक्सेसिस है, जो क्या है हमारा नंबर ऑफ सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी है इन एन ट्रायल्स। और आर यहाँ पर वेरी करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 डॉट 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 एन तक जाएगा। साथ ही साथ में आपको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का सम 1 के इक्वल होता है, तो ये आपको जम्पशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया है, ठीक है, एन ट्रायल में आर सक्सेसेस के लिए जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिफाइन किया है, ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, ये हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। और यहाँ पर जो एक्स वेरिएट है ये बाइनोमियल वेरिएट कहलाएगा, है ना। इट इज कॉल्ड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अगर ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपने डिफाइन किया है तो आपको एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होगा, है ना। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है कि इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में भी आपने पढ़ा था कि सभी प्रोबेबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती है उनका सम 1 के इक्वल होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होगी कि नहीं। तो हमने इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम किया, मतलब समेशन लगाया। समेशन आपका r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर के n तक जाएगा, एन सी आर पी की पावर r क्यू की पावर n माइनस आर। अब जब इसमें समेशन आप लगा देंगे तो ये बाइनोमियल थ्योरम को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम का आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। a प्लस एक्स की पावर n को यदि हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो r इक्वल टू 0 से लेकर n, एन सी आर a की पावर r और x की पावर n माइनस आर, ये बाइनोमियल थ्योरम जो कि आपने इंटर में पढ़ी है ना। तो अगर इस थ्योरम से इसकी कंपैरिजन करें तो a की जगह पर तो हमारा हो जाएगा p और x की जगह पर हमारा हो जाएगा q। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम थ्योरम बनेगी। बाइनोमियल थ्योरम की वजह से ही इसका नाम हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। तो ये हमारा कंप्लीट बन जाएगा q प्लस पी की पावर n, और q प्लस पी का मतलब p प्लस q, ये हमारा 1 के बराबर होता है, तो ये मिलेगा 1 की पावर n इक्वल टू 1। यानी कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया है वो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो फुलफिल होती है यहाँ पर। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी
बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज़ का सम है। ठीक है, इसने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो होता है उसकी कंडीशन को फुलफिल किया बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। तो आप देख सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा टोटली बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है, इसलिए हमने इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और मीन वेरिएंस वगैरह ये निकालना सीखेंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इफ़ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कॉन्स्टिट्यूट वन एक्सपेरिमेंट, ये जो एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, एक एक्सपेरिमेंट को रखते हैं ये सभी, एंड दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड कैपिटल एन टाइम। इस एक्सपेरिमेंट को भी हमने कैपिटल एन, कोई नंबर है, उतनी बार रिपीट किया, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर सक्सेसिस इज। तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी आर सक्सेसिस की, फॉर्मूला वही होगा जो आपने ऊपर पढ़ा है, एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर। लेकिन इस बार हमने क्या किया है, इन एक्सपेरिमेंट को कैपिटल एन टाइम तक रिपीट किया है, तो कैपिटल एन की मल्टीप्लाई भी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें एक मेन फॉर्मूला हो जाएगा जिसको हम आगे यूज भी करेंगे क्वेश्चन में। तो प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें हम कैपिटल एन की मल्टीप्लाई करते हैं, और इस केस में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका बन के आएगा, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमारा बनेगा कैपिटल एन की मल्टीप्लाई और क्यू प्लस पी की पावर एन। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बनेगा। मतलब जो लार्ज नंबर ऑफ टाइम यहाँ पर है हमारा कैपिटल एन, जितनी बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया है, उसकी मल्टीप्लाई हम प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से कर देते हैं। बस इतना ही अंतर आता है। इसका यूज होगा एग्जाम्पल में, हम इसको यूज करेंगे, है ना। जब हम किसी डेटा को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करेंगे तो इसका यूज होना है फॉर्मूले का, आप याद रखिएगा। फिर चलते हैं आगे। आगे इसमें हमें फाइंड करना है मीन एंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो सबसे पहले लिख लेंगे, मीन और वेरिएंस, और इसको हम एक्सपेक्टेशन वाले मेथड से ही करेंगे, जो कि आपने लास्ट वीडियोस में भी एक्सपेक्टेशन की हेल्प से मीन वेरिएंस को निकाला है बहुत सारे क्वेश्चंस में, वही कंसेप्ट यूज होगा। फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आर, जिसको हम सिंपली पी आर भी कहते हैं। ये होता है आपका एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, और आर वेरी करता है 0 से लेकर के एन तक। तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पर मीन। नाउ नंबर 1 मीन फाइंड करेंगे। मीन को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं म्यू से, और मीन को अगर म्यू से डिनोट करें तो ये एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में जाएगा, है ना। म्यू से डिनोट करते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर, है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन ऑफ आर अगर निकालते हैं तो समेशन आर इक्वल टू 0 से लेकर एन आर पी आर। कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको, है ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लास्ट के लेक्चर्स में, वो कुछ इस तरीके से था, समेशन एक्स पी एक्स। लेकिन यहाँ पर हमने जो सिंबल यूज़ किया है बाइनोमियल में वो आर यूज़ किया है, तो एक्स की जगह पर आर चलेगा। वहाँ पर ये मीन होता था, है ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, इसको एक्स की जगह पर आर यूज़ किया है। तो फॉर्मूला आपका ये यूज़ करने पर ऊपर जो मैंने लिखा है वो लिखा जाएगा। चलो उसको साइड में लिख भी देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप नोट भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन होती है एक्स वेरिएट की, वो होती है समेशन एक्स पी एक्स।
बस आपने यहाँ पर x की जगह पर r यूज़ किया है और जो पी आर की वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n r, और पी आर की वैल्यू है आपकी इक्वेशन 1 में एन सी आर पी की पावर r q की पावर n माइनस r, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब इस समेशन को ओपन करना है और सॉल्व करके देखना है इसको क्या मिलेगा। समेशन को अगर ओपन करें तो r इक्वल टू 0 से, बिना ओपन करे भी इसको हम कर सकते हैं, बिना ओपन करे ज़्यादा इजी रहता है। बस एक जगह पे आपको याद रखना है जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो r तो हमारा बाहर ही रहेगा। हमने यहाँ पर NCR का फॉर्मूला ओपन किया। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। मैं फैक्टोरियल का ये सिंबल यूज़ करता हूँ, अगर आप कोई दूसरा सिंबल जानते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने NCR जो कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला फॉर्मूला है उसको हमने ओपन किया। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। समेशन यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो फैक्टोरियल n है उसको ओपन करेंगे एक बार, और फैक्टोरियल जो नीचे r है उसको भी एक बार ओपन करेंगे ताकि r कट जाए, है ना। तो समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n, फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल n माइनस 1 की फॉर्म में, फैक्टोरियल r लिखा जा सकता है r फैक्टोरियल r माइनस 1 की फॉर्म में, और फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, ऐसा करने से ये जो r है, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारा बचा है p की पावर r। p की पावर r जो है उसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा। p की पावर r ये हमारा है, हमने इसमें p से मल्टीप्लाई कर दी, p से डिवाइड, तो आपको मिलेगा p की पावर r माइनस 1 इंटू पी और q की पावर n माइनस r। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। ये ट्रिक जो मैंने बताई है इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समेशन जो है r इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन r को अगर 0 रखेंगे आप फैक्टोरियल r माइनस 1 में, तो r को 0 रखने पर ये फैक्टोरियल माइनस 1 मिलेगा, और फैक्टोरियल में निगेटिव की वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना। तो यहाँ पर ये मेन स्टेप आपको याद रखनी है, ये मेन स्टेप हमारी है। इसमें हम जब नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो नेक्स्ट टर्म में समेशन को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में, है ना। तो ये हम समेशन r को 1 से स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अगर आपने r को 0 से स्टार्ट किया तो यहाँ से आपको इन्फिनिटी मिलेगा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में। तो समेशन r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा फॉर द पॉसिबल वैल्यू। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो n है और ये जो p है इसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। इसको बाहर कॉमन लेने पर आपको मिलेगा np, अंदर हमें मिलेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r, p की पावर r माइनस 1 और q की पावर n माइनस r। और अगर हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने भी बाइनोमियल थ्योरम को बताया था उसको देखा जाए, वो फॉर्मूला हमारा था q प्लस p की पावर n का, और वो फॉर्मूला हमारा था समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n NCR p की पावर r q की पावर n माइनस r, ये फॉर्मूला था हमारा। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले में, पहले ऊपर वाली लाइन को थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ये हमारा NP होगा, समेशन r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। ये जो एक्सप्रेशन है जिसको मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये क्या बन जाएगा, अगर फैक्टोरियल n माइनस 1 सी r माइनस 1 को ऊपर हम करते हैं तो ये मिलेगा फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। तो सॉल्व करके आपको ये वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो ऊपर है। ठीक है, इसका मतलब ये जो येलो वाला एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं n माइनस 1 सी r माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा p की पावर r माइनस 1 q की पावर n माइनस r। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा।
और अगर इसको देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए इस नीचे वाले फॉर्मूले से जो मैंने लिखा है q प्लस पी की पावर n, उससे अगर कंपेरिजन करें तो ये क्या बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर r का काम करेगा r-1 और n का काम करेगा n-1। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले में q प्लस पी की पावर n की जगह पे n-1 कर दे और r की जगह पर आप इसमें r-1 कर दे, तो ये आपको बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि ऊपर है। ठीक है, n की जगह पर n-1 और r की जगह पर r-1 करने पर ये q प्लस पी की पावर n-1 का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये हम यूज़ कर देते हैं। ये फॉर्मूला साइड में लिखे रहने देंगे क्योंकि इसका हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें मिलेगा एन पी इंटू, ये पूरा एक्सप्रेशन बन जाएगा इस फॉर्मूले से q प्लस पी की पावर n-1 और p प्लस क्यू आप जानते हैं, p प्लस क्यू होता है हमारा 1 के इक्वल, तो ये हमें मिलेगा एन पी 1 की पावर n-1 और इसका मतलब होगा n इंटू पी। तो ये हमारा हो जाएगा मीन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का काम करता है। फॉर्मूला याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में भी इसका यूज होता है। अब हमें इसमें फाइंड करना है वेरिएंस, है ना। वेरिएंस को फाइंड करने के लिए आप जानते हैं, वेरिएंस को फाइंड करने के लिए हमारा जो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आपको एक्सपेक्टेशन निकालनी होगी म्यू2 वेरिएंस के लिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, लास्ट की वीडियोज़ में मैंने इसको अच्छे से यूज़ करना सिखाया था, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला होगा हमारा वेरिएंस का, यानी कि हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो कि मीन होता है वो तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं ये जो हमने मीन फाइंड किया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर निकाली जो हमने, इसको हम μ1 डैश भी कहते हैं। ये μ1 डैश होगा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, है ना। नाउ μ2 डैश, μ2 डैश होगा सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और ये होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर 2, है ना। फॉर्मूला इसका होता है समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम यहाँ पर x की जगह पर r यूज़ करेंगे। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम r रख देंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर पी आर, ये हमें मिलेगा पी आर। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन लगाने से पहले इस आर स्क्वायर को हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे ताकि इजी हो जाए। फैक्टर फॉर्म में अगर आर स्क्वायर को लिखते हैं तो आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर इंटू r-1 और प्लस आर, ये आर स्क्वायर के फैक्टर होंगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आर स्क्वायर ही मिलेगा। इस ट्रिक से ये बहुत ईजी हो जाता है। तो हमने आर स्क्वायर को पहले फैक्टर फॉर्म में लिखा, फिर हमने एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई किया, तो एक्सपेक्टेशन लगेगा हमारा r इंटू r-1 के ऊपर और प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ r, और एक्सपेक्टेशन ऑफ r आपने ऊपर निकाला है जो कि मीन वैल्यू है। एक्सपेक्टेशन ऑफ r आपने ऊपर निकाला है जिसको मीन कहते हैं, यानी कि इसको सेकंड टर्म को निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड टर्म की तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी NP जो कि आपने निकाला है मीन। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट में लिखा। तो अब हमें सॉल्व करना है केवल इस वाली एक्सपेक्टेशन को, इसको एक्सपेक्टेशन को अगर सॉल्व करना है तो उसको ओपन करेंगे, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n, जो अंदर लिखा है वो लिखा जाएगा r इंटू r-1 और पी आर,
है ना। इसको हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करना है। जैसे हमने फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन निकाला है ऐसे ही सेम तरीके से निकलेगा। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर कुछ डाल सकते हैं, है ना, बाद में हम इसमें वैल्यू रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। नाउ अब हमें सॉल्व करना है एक्सप्रेशन समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n r इंटू आर माइनस 1 पी आर। यहाँ पर पी आर की वैल्यू रखते हैं। r इक्वल टू 0 से n r इंटू आर माइनस 1 पी आर की वैल्यू होती है आपकी n सी आर पी की पावर r q की पावर n माइनस r, ये वैल्यू हमारी होती है। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से फैक्टोरियल ओपन होगा। r इंटू आर माइनस 1 एन सी आर को अगर फैक्टोरियल ओपन करें तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, और ये हो जाएगा हमारा p की पावर r q की पावर n माइनस r। जैसे आपने ऊपर p से मल्टीप्लाई p से डिवाइड किया था ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें p स्क्वायर से मल्टीप्लाई और p स्क्वायर से डिवाइड करना है ना। p स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो p की पावर r माइनस 2 हो जाएगा, इनटू में p स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, p स्क्वायर से मल्टीप्लाई p स्क्वायर से डिवाइड हमें करना है। चलिए इसको नेक्स्ट टर्म में कर लेंगे। फैक्टोरियल को काटने के लिए फैक्टोरियल को ओपन करना होगा, r इंटू आर माइनस 1। फैक्टोरियल n को ओपन करेंगे, है ना। फैक्टोरियल n हमारा 2 बार ओपन होगा, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 तक। ऐसे ही फैक्टोरियल r को ओपन करेंगे, r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 2 तक, और फैक्टोरियल n माइनस r p की पावर, इसमें हम p स्क्वायर से मल्टीप्लाई p स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये p की पावर r माइनस 2 हो जाएगा इंटू p स्क्वायर, और q की पावर n माइनस r बचेगा हमारा। जो कटेगा काट देंगे, ये एक्सप्रेशन आपका पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पर वही इंपॉर्टेंट स्टेप हमारी अप्लाई होगी, है ना। इंपॉर्टेंट स्टेप ये होगी कि जब r को आप 0 रखेंगे तो ये फैक्टोरियल में निगेटिव मिल जाएगा जिसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब हमें समेशन को चेंज करना होगा। समेशन हमारा बदल जाएगा r इक्वल टू 2 से, जिसके लिए वैलिड रहेगा, है ना। और ये हमें मिलेगा, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे हम। कॉमन क्या क्या आएगा हमारा, एक तो ये n इंटू एन माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, और एक ये p स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो बाहर आपको मिलेगा n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर, और समेशन r इक्वल टू 2 से लेकर हम n तक जाएंगे, और अंदर हमें मिलेगा फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 2 एंड फैक्टोरियल n माइनस r p की पावर r माइनस 2 और q की पावर n माइनस r। ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर आप देखें तो n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा। ये फिर से वही फॉर्मूला बनेगा जो आपने भी q प्लस पी की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था, समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n, है ना, n सी आर पी की पावर r q की पावर n माइनस r, है ना। इसको पहले हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देते हैं, r इक्वल टू 2 से n। ये हो जाएगा n माइनस 2 सी आर माइनस 2 का फैक्टोरियल p की पावर r माइनस 2 q की पावर r माइनस 2, सॉरी q की पावर n माइनस r। क्योंकि यदि आप इस वाले एक्सप्रेशन को, फैक्टोरियल वाले एक्सप्रेशन को देखते हैं तो एन सी टू आर माइनस 2 का फैक्टोरियल ओपन करने पर फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल r माइनस 2 और फैक्टोरियल n माइनस 2 माइनस r माइनस 2, तो वही एक्सप्रेशन मिलेगा जो ऊपर लिखा है। तो उसको हमने वापस NCR की फॉर्म में लिख दिया। अब ये हमारा फॉर्मूला काहे का बनेगा, है ना। इसमें बस केवल एक ही अंतर है कि जो n है, n की जगह पर हमारा n माइनस 2 है, और r जो है r की जगह पर r माइनस 2 है। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है n इंटू एन माइनस 1 पी स्क्वायर क्यू प्लस पी की पावर n माइनस 2 का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 0 से है, यहाँ पर समेशन r इक्वल टू 2 से है, लेकिन दोनों का समेशन ओपन करें तो सेम तरीके से ये जाना है ना। वही पहली वैल्यू आपको इसकी मिलेगी। तो ये हमारा जो है, लेकिन पावर 2 टर्म कम हो जाएगी इसलिए n माइनस 2 यहाँ पर पावर बनेगी, है ना।
क्योंकि समेशन 2 से स्टार्ट ना 2 टर्म कम हो जाएगी इसकी कंपेरिजन में, इसलिए हमने r की पावर n-2 लिखी है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। q प्लस पी की वैल्यू आप जानते हैं, q प्लस पी की वैल्यू हमारी 1 होती है, तो ये सॉल्व करके n इंटू n-1 पी स्क्वायर मिलेगा। यानी कि जो एक्सपेक्टेशन ऑफ r इंटू r-1 है ये आपने फाइंड की। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ कर देंगे। यूजिंग इन 1 में यूज़ करने पर आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर मिल जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर होगा हमारा प्लस एन पी है, और ये वैल्यू जो हमने निकाली है n इंटू n-1 पी स्क्वायर प्लस एन पी, ये हमें मिलेगा। अब हम इसमें वेरिएंस को इजीली निकाल सकते हैं। हैंस वेरिएंस इज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है μ2 से इसको डिनोट करते हैं, है ना। μ1 आप जानते हैं हमेशा 0 के इक्वल होता है। μ2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, है ना। μ2 का अगर फॉर्मूला यूज़ करें तो या तो μ1 डैश की फॉर्म में लिखो या एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिखो, दोनों से एक ही वैल्यू मिलती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ आर का होल स्क्वायर, ये हमने निकाला है n इंटू n-1 पी स्क्वायर प्लस एन पी, और माइनस ई आर, जो हमने ई आर निकाला था वो था हमारा ई आर हमने निकाला है म्यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर जो कि एन पी आया था, तो एन पी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। एन स्क्वायर पी स्क्वायर सॉल्व करके आपको मिलता है एन स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल आउट होगा। एन पी कॉमन लेने पर ये आपको मिलेगा 1 माइनस पी, और 1 माइनस पी चूँकि p प्लस क्यू हमारा 1 के बराबर है, तो 1 माइनस पी की वैल्यू हो जाएगी q। ठीक है, तो ये हमारा होगा वेरिएंस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, तो अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा मीन एंड वेरिएंस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मीन और वेरिएंस एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। फिर हम जाते हैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को मैं आपको मॉड्यूल 3 में भी करा चुका हूँ, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, है ना, नॉर्मल, और ये हमारा जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए भी, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है MGF फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम 2 मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे। एक तो होगा आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, और एक होगा अबाउट मीन। तो अगर आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है MXT, है ना, और ये होती है एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t, और ये जो हमारा सफिक्स में है ये जाता है t के मल्टीपल में x। e की पावर t x की एक्सपेक्टेशन जो होगी समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n e की पावर t x इंटू पी आर, और ये आपको मिलेगा, पी आर की वैल्यू रख देते हैं। अगर पी आर की यहाँ पर वैल्यू रखे तो समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n e की पावर t x, और चूँकि हमने r की फॉर्म में यूज़ किया है तो यहाँ पर भी मैं r ही यूज़ कर देता हूँ x की जगह पर, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, या फिर सारे को x की फॉर्म में चला सकते हैं। चलिए सारे को x की फॉर्म में ही चलाते हैं। ये MXT e की पावर TX, तो ये जो r है इसको भी हम x की फॉर्म में ले लेते हैं, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, PX। तो e की पावर TX, PX की जो वैल्यू होगी वही जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हम r की जगह पर x यूज करेंगे केवल, है ना। वेरिएबल को चेंज करना इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं। NCX p की पावर x और q की पावर n माइनस x। ठीक है, तो ये हमारे px की वैल्यू होगी फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
x इक्वल टू 0 से लेकर n सी एक्स को मैंने सबसे पहले लिख दिया, और यहाँ पर जो p है और ये e की पावर tx है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, पावर तो x ही रहेगी, लेकिन दोनों को एक साथ अगर लिखे तो ये हमें मिलेगा p e की पावर t। दोनों को मैंने एक साथ लिखा और q की पावर हो जाएगी n माइनस एक्स, ठीक है। तो जो आपका बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला होता है p प्लस क्यू की पावर n इक्वल टू समेशन n सी एक्स, x इक्वल टू 0 से n, p की पावर x, q की पावर n माइनस एक्स। तो ये किस में चेंज होगा, है ना, ये हमारा किस फॉर्म में चेंज होगा, ये हमारा q प्लस पी होता है, या p प्लस क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर केवल इतना अंतर है कि एन सी एक्स ही है, q हमारा q ही है, लेकिन जो p है वो चेंज हो जाएगा, p की जगह पर आ जाएगा हमारा p e की पावर t, है ना। तो ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए इसको हम लिख सकते हैं q प्लस पी ई की पावर t की होल पावर n, और यही हमारा हो जाएगा mgf फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजिन, जिसको हम सिंपली mxt से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। अब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालेंगे अबाउट मीन, और अबाउट मीन अगर आपको निकालना है तो सिंपल सी बात है, आपको जो mxt डेफिनेशन होती है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, उसमें अबाउट मीन जाने के लिए x माइनस एक्स बार हमें यूज़ करना होगा, x माइनस म्यू कह देते हैं, म्यू हमने ये निकाला है, तो ये हो जाएगा m सफिक्स में हमारा हो जाएगा, मीन हमने निकाला था अभी, मीन होता है np और वेरिएंस होता है npq, ये आप याद रखेंगे क्योंकि इनका यूज होता रहेगा, मीन np और वेरिएंस npq। तो ये हो जाएगा x माइनस np t, और ये होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर t इंटू एक्स माइनस एन पी, ठीक है। जो इस सफिक्स में होता है t के साथ में ऊपर पावर में मल्टीप्लाई होता है, ये सिमेट्रिक आपको याद रखनी है। तो एक्सपेक्टेशन अगर निकालते हैं एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए हम इसको अंदर लिख सकते हैं e की पावर tx और इंटू e की पावर माइनस एन पी टी, पावर को अलग अलग करके लिखा है मैंने क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशन है वो x के ऊपर लगेगी, है ना, क्योंकि x ही हमारा वेरिएबल है, x का ही वेरिएशन यहाँ पर है, तो t हमारा कांस्टेंट होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा, और आपने एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर किसी कांस्टेंट के साथ में x मल्टीप्लाई हो जाता है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं और x के ऊपर एक्सपेक्टेशन लग जाती है। तो यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, e की पावर माइनस एन पी टी तो एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा, अंदर बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी एक्स, और e की पावर टी एक्स ये ऊपर वाला ही बन जाएगा आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, है ना, इज इक्वल टू e की पावर माइनस एन पी टी, और ये हमारा हो जाएगा जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपने ऊपर निकाला है q प्लस पी ई की पावर t की होल पावर n, ठीक है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन पावर्स को बाहर लेने के बाद दोनों की पावर n है, तो दोनों की पावर मैंने n बाहर ली, यहाँ पर बचेगा e की पावर माइनस पी टी, और ये बचेगा q प्लस पी ई की पावर t, है ना, n पावर मैंने बाहर ले रखी है। अब ये हमारा हो जाएगा e की पावर माइनस पी टी इंटू क्यू प्लस पी ई की पावर t और e की पावर माइनस पी टी की होल पावर n। इसको सॉल्व किया जाए तो e की पावर माइनस पी टी इंटू क्यू प्लस पी, e की पावर में t कॉमन होगा, 1 माइनस पी बनेगा की होल पावर n। 1 माइनस पी आप जानते हैं वो q के इक्वल होता है,
तो ये हमारा हो जाएगा ई की पावर माइनस पी टी इंटू क्यू प्लस पी ई की पावर क्यू टी की होल पावर एन। तो ये हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो जाएगा अबाउट मीन, ठीक है, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा रिकरेंस या रिकर्सन फॉर्मूला फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी के लिए हम एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है 2 नंबर में, ये है ना, कि ड्राइव द रिकरेंस रिलेशन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं पहले। फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव, आप यहाँ पर रखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, जिसको आप प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर भी कहते हैं, और ये होता है एन सी आर पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो सेम तरीके से हम पी आर प्लस वन भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि एक्स की जगह पर हमें एक्स की जो वैल्यू है वो हम आर प्लस वन देंगे, तो आर की जगह पर आर प्लस वन हो जाएगा हर जगह पर। तो एन सी आर प्लस वन पी की पावर आर प्लस वन और क्यू की पावर हमारा हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको, इक्वेशन 2 कह देते हैं इस। फॉर द रेफरेंस रिलेशन को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। देयरफॉर पी आर प्लस वन को हम डिवाइड करेंगे पी आर से, तो ये आपको मिलेगा एन सी आर प्लस वन पी की पावर आर प्लस वन क्यू की पावर एन माइनस आर प्लस वन और डिवाइड बाई एन सी आर प्लस वन एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, है ना। तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा और इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो पावर्स है वो काट देंगे, जो फैक्टोरियल है उसको ओपन कर लेंगे। ऊपर फैक्टोरियल ओपन होगा तो फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर प्लस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन आपको मिलेगा। नीचे फैक्टोरियल ओपन करने पर फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर आपको मिलेगा। और यहाँ पर पी की पावर आर से पी की पावर आर कटेगा, एक पी की पावर वन बचेगा, और ये आपका क्यू की पावर एन माइनस आर से क्यू की पावर एन माइनस आर कटेगा, क्यू की पावर माइनस वन बचेगा ऊपर हमारा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर आपका ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल एन कट जाएगा। जो बाकी एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। सॉल्व करके अगर इसको लिखें तो ये हमारा जो फैक्टोरियल आर है ये ऊपर पहुंच जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर ऊपर हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऊपर जा करके, ये फैक्टोरियल आर प्लस वन और फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन आपको मिलेगा, और पी अपॉन क्यू मिलेगा। क्यू की पावर माइनस वन को हम नीचे लिख देंगे, तो ये वैल्यू आएगी हमारी पी आर प्लस वन डिवाइड बाई पी आर की। अब हम यहाँ पर फैक्टोरियल को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। फैक्टोरियल को हम काट सकते हैं, है ना। कैसे काटेंगे? जो हमारा फैक्टोरियल आर है उसको एज इट इज रखा, नीचे वाले फैक्टोरियल को ओपन कर दिया, तो ये फैक्टोरियल आर से फैक्टोरियल आर कट जाएगा। फिर यहाँ पर आप अगर देखें तो ऊपर वाला जो फैक्टोरियल एन माइनस आर है उसको ओपन करेंगे तो एन माइनस आर फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन बनेगा, और ये हमारा फैक्टोरियल एन माइनस आर माइनस वन से कैंसिल आउट होगा और बचा है पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आई पी आर प्लस वन डिवाइड बाई पी आर की। पी आर को उधर ले जाते हैं तो हमारा जो रेफरेंस फॉर्मूला है वो ड्राइव हो चुका है, एन माइनस आर अपॉन आर प्लस वन पी अपॉन क्यू और पी आर। ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है यही हमारा रेफरेंस फॉर्मूला होता है फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ एप्लीकेशंस कहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं हम, है ना। इन एस्टिमेटिंग ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम, है ना, सिस्टम की रिलायबिलिटी को एस्टिमेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
इन प्रॉब्लम कंसर्निंग नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन ए सैंपल प्रोडक्शन लाइन, है ना। डिफेक्टिव चीज़ों को जानने के लिए भी हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ राउंड्स फायर्ड फ्रॉम ए गन हीटिंग ए टारगेट, है ना, गन हीटिंग में भी इसको यूज़ करते हैं। एंड इन द रडार डिटेक्शन, रडार को डिटेक्ट करने के लिए भी हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गए इसके कुछ डेरिवेशंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स लेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स आज की इस वीडियो में कवर कर लेते हैं और एक वीडियो और अलग से बना देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स सभी आ जाएंगे हमारे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 6 एंड वेरिएंस इज 9, है ना। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन होता है म्यू, वो होता है हमारा NP जो हमने अभी निकाला था, उसकी वैल्यू 6 गिवन है। और वेरिएंस होता है हमारा, मीन होता है म्यू और वेरिएंस हमारा होता है μ2, है ना। μ2 जिसको हम सिग्मा स्क्वायर भी कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ये निकाला है हमने NPQ, इसकी वैल्यू हमें 9 गिवन है। तो देखना है हमें इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कंडीशन दी है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, है ना। डिवाइडिंग 2 बाई 1, तो ये आपको मिलेगा NPQ डिवाइड बाई NP इक्वल टू 9/6। NP से NP कटेगा, इससे आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। Q की वैल्यू हमारी आएगी 3/2 और इसका मतलब होगा 1.5, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आई है फेलियर की वो 1.5 आई है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फॉल्स है। देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई है जो 3 बार टॉस की गई है, 3 बार टॉस की गई है। सक्सेस इज गेटिंग 1 और 6। सक्सेस यहाँ पर किसको शो करती है कि या तो 1 आए या 6 आए एक टॉस में, है ना। तो वही हमारी सक्सेस होगी। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस। मीन और वेरिएंस आपको नंबर ऑफ सक्सेस के लिए फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी 1 या 6 सक्सेसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 और 6 ऑन ए टॉस, 1 और 6 एडिशन थ्योरम में जाएगा। आप जानते हैं एक डाइस में टोटल सैंपल पॉइंट हमारे 6 होते हैं और 1 आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 हो जाएगी और 6 आने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/6 होगी। लेकिन और यहाँ पर दिया है तो एडिशन थ्योरम में जाएगा, एडिशन थ्योरम में जाएगा तो 2/6 मिलेगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको हम P का नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर P निकल गया तो आप Q भी फाइंड कर सकते हैं, 1 - P जो होगा 1 - 1/3 यानी कि 2/3। डोज को कितनी बार, डाइस को कितनी बार टॉस किया गया है, 3 बार। हेयर जो n की वैल्यू है वो 3 है ना। तो मीन निकाल सकते हैं। नंबर 1 मीन, मीन का फॉर्मूला होता है NP, n की वैल्यू है 3 और P की वैल्यू है आपकी 1/3, तो मीन हमारा यहाँ पर 1 आएगा। वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं जो कि सिग्मा स्क्वायर होता है। मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं और वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से या μ2 से। इसका फॉर्मूला हमने निकाला था अभी NPQ, सारी वैल्यू रख देंगे। n की वैल्यू 3, P की वैल्यू 1/3, Q की वैल्यू 2/3, तो वेरिएंस हमारा आएगा 2/3। सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 नंबर में पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए बाइनोमियल वेरिएबल कैपिटल एक्स सेटिस्फाइज द रिलेशन दिस, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है और n की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 दी गई है। तो n इक्वल टू 6 के लिए हमें यहाँ पर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर p, आपको एक तो यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही साथ में x इक्वल टू 1 पर प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हेयर चूँकि n की वैल्यू 6 है तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r हमारा फंक्शन डिफाइन होगा वो हो जाएगा, n की वैल्यू 6 है तो 6CR p की पावर r और q की पावर 6 माइनस r, है ना, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर 6 है। हेयर n इक्वल टू 6, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। इक्वेशन 1 को ही यूज़ करते हुए इस रिलेशन में कंडीशन रख देते हैं। गिवन है आपको कंडीशन 9 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, ये बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 के, यानी कि इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं तो पहले हमें r की वैल्यू को यहाँ पर 4 डालना है, तो 6C4 p की पावर 4 और q की पावर 6 माइनस 4 इक्वल टू, फिर हम यहाँ पर x r की वैल्यू को 2 डालेंगे तो 6C2 p की पावर 2 और q की पावर 6 माइनस 2, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, जो चीज़ें कटेगी वो काट देंगे। इससे आपको मिलते हैं 9, फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 माइनस 4 जो कि 2 हो जाएगा, p की पावर 4 q की पावर 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 2, फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का मतलब फैक्टोरियल 4, p की पावर 2 और q की पावर 4। दोनों तरफ से जो जो कटेगा वो काटेंगे, फैक्टोरियल 6 कट जाएगा, फैक्टोरियल 2 भी कट जाएगा, फैक्टोरियल 4 भी कट जाएगा, p की पावर 2 से p की पावर 2 कट जाएगी, है ना, और q की पावर 2 से q की पावर 2 कट जाएगी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 9p² इक्वल टू q²। ठीक है, और q की वैल्यू आप जानते हैं, चूँकि p प्लस q हमारा 1 के बराबर होता है, तो q की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस p का होल स्क्वायर। सॉल्व किया जाए तो 9p² इक्वल टू 1 प्लस p² माइनस 2p मिलेगा। इससे आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी p में 8p² प्लस 2p और माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, फैक्टर अगर इसके किए जाए तो 4p माइनस 1 और 2p प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा। इससे आपको p की वैल्यू एक तो 1/4 मिलेगी, एक p की वैल्यू माइनस 1/2 मिलेगी। ठीक है, इसको हमें नेगलेक्ट करना होगा, चूँकि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है और यहाँ पर ये निगेटिव है तो इसको हम ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे इसको हम, है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका यहाँ पर p की वैल्यू 1/4। साथ ही साथ में यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 भी पूछा गया था। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, यानी कि जो हमने फॉर्मूला इक्वेशन 1 में लिखा था उसमें r की वैल्यू 1 डाल देंगे, 6c1 p की पावर 1 और q की पावर 6 माइनस 1, ये हमें मिलेगा। p की वैल्यू भी डाल देते हैं, p अगर 1/4 है तो q भी आप निकाल सकते हैं, q होता है 1 माइनस p यानी कि 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। सारी वैल्यू पुट कर देंगे, 6c1 1/4 की पावर 1 और 3/4 की पावर 5। अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई कर देंगे इसको हम, फैक्टोरियल ये 6c1 की वैल्यू 6 होगी, मल्टीप्लाई 1/4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 5/4 की पावर 5। सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको 0.3559 इसका आंसर मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 के केस में। अगर आपने रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लेक्चर बहुत अच्छे से देखे हैं तो सभी क्वेश्चन सेम तरीके से इसके जाते हैं। अब हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
फिट ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डेटा। आपको एक फ्रीक्वेंसी डेटा गिवन है और आपको उसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है। आपको कुछ एक्स की वैल्यूज़ दी है, कुछ फ्रीक्वेंसीज दी है एफ, है ना। तो इसको अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है तो हमें निकालना होगा यहाँ पर सबसे पहले इस डेटा के लिए मीन वैल्यू, मीन जिसको कहते हैं, मीन हमें फाइंड करना होगा। फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए मीन फाइंड करने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। वो टेबल हमारी कुछ इस तरीके से बनेगी। ये हमारी टेबल हो जाएगी। तो एक साइड में हम इसमें एक्स की डेटा रख लेते हैं, है ना, एक साइड में एफ़ का, है ना। तो एफ़ हमें गिवन है 30, 62, 46, 10 और ये 2, है ना। ये हमें एफ़ का डेटा गिवन है। एक्स का जो डेटा है वो 0, 1, 2, 3, 4 है। तो हमें मीन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमारा मीन का होता है एक्स बार इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए, वो समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है। यानी कि हमें एफ़ की और एक्स की मल्टीप्लाई करनी होगी। एफ़ की और एक्स की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 30 की 0 के साथ करेंगे 0, 62 की 1 के साथ 62, 46 की 2 के साथ 92, 10 की 3 के साथ 30 एंड 4 की 2 के साथ 8। अगर हम समेशन एफ़ निकालें, समेशन एफ़ हमारा कैलकुलेटर से ऐड करने पर मिलेगा 150 और समेशन एफ एक्स निकालें, समेशन एफ एक्स निकालें तो ये कैलकुलेटर से ऐड करने पर आपको मिलेगा 192। तो एक्स बार हमारी वैल्यू हो जाएगी समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ 192 अपॉन 150। तो ये हमारा मीन हो जाएगा। मीन जिसको हम म्यू भी कहते हैं। म्यू हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मीन को म्यू माना है और म्यू की वैल्यू हमने एनपी भी निकाली है। सॉल्व करने पर आपको ये 1.28 मिलेगा। इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए जो मीन आया है 1.28 हमारा आया है। अगर हमें इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। 4 बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो म्यू है मीन वो एन पी के बराबर होता है। दिस इम्प्लाइज एन पी की जो वैल्यू है वो 1.28 हो जाएगी, है ना। और एन यहाँ पर जो ट्रायल्स है, एन जो है यहाँ पर वो हमारा होगा नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे कितने हुए टोटल 4 ट्रायल्स हुए हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, है ना। n is the number of trials। क्योंकि x डेटा शो करता है रैंडम वेरिएबल्स के कितने ट्रायल हुए हैं। टोटल यहाँ पर n की वैल्यू 4 है तो 4 ट्रायल्स हुए हैं तो 4 वैल्यू हम n की रख देंगे। 4p इक्वल टू 1.28। इससे आपको p की वैल्यू मिलेगी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.32। अगर p निकल गया तो q भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं एंड q हमारा होगा 1 - p, यानी कि 1 - 0.32 इट मीन्स 0.68। q की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो फाइनली हम इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को लिख सकते हैं। ऑल्सो जो हमारा n है वो समेशन f होगा लार्ज नंबर के लिए और समेशन f हमने निकाला है यहाँ पर 150। Hence binomial distribution is, तो यहाँ पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बनेगा वो होता है n इंटू क्यू प्लस पी की पावर n। ये फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले रिकॉल कराया था। यदि हम किसी एक्सपेरिमेंट को n बार रिपीट करें तो कैपिटल N से मल्टीप्लाई होती है। तो n की वैल्यू हमने निकाली है 150, q की वैल्यू हमने निकाली है 0.68
और पी की वैल्यू हमने निकाली है 0.32 और नंबर ऑफ ट्रायल्स n है हमारे 4। तो ये हमारा फाइनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो 3-4 एग्जाम्पल हमने इस लेक्चर में कवर किए। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स इसके बचे हुए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा। फिर ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन